तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में दोस्तों हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला है दोस्तों फंडामेंटल फोर्सेस। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मतलब कोई भी फोर्स आप देख रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो ये फंडामेंटल फोर्स ही होगा। यही 4 फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, बाकी का कोई फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी फोर्स हो, टेंशन जैसे कि टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये दोस्तों जो हैं ये 4 फंडामेंटल फोर्स के अंडर ही होंगे। ठीक है, वन बाय वन हम इनको देखने वाले हैं। इनको और आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो: कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, देखेंगे हम। फिर रियल फोर्स, जीरो फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखते हैं दोस्तों वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। कोई भी 2 मासेस हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों कि इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब ये जो है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। ठीक है, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज मतलब अगर 2 ऑब्जेक्ट्स पॉइंट मासेस है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट मासेस बहुत दूर भी हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों सन और अर्थ बहुत दूर हैं, फिर भी उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों सपोज 2 यहाँ पे मासेस हैं जिनके बीच में का डिस्टेंस है यहाँ पे r। तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये 10th में आप पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों। ये होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसका स्क्वायर होता है। जहाँ पे G क्या कहलाता है, ये G कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये तो आपको पता होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जी का यूनिट निकालना है आपको, तो जी इस साइड पे रखोगे और ये बाकी के जो ये टर्म्स है ये इस साइड पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एफ इंटू ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये होगा m1 m2। ठीक है, फोर्स हम न्यूटन में मेजर करते हैं, रेडियस हम मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, और ये केजी इंटू केजी स्क्वायर, तो जी का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा ये कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, उसके अंडर हम ये सब पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये जो 2 पॉइंट मासेस हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को एफ फोर्स है, ये जो फोर्स है इस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये भी ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि अर्थ है दोस्तों, और अर्थ और कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बॉडी या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज दोस्तों ये अर्थ है और यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ये अर्थ का सेंटर, ये उस ऑब्जेक्ट का सेंटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं स्मॉल r। हम इस अर्थ का मास एज्यूम करते हैं कैपिटल M, इस ऑब्जेक्ट का मास हम स्मॉल m एज्यूम करते हैं। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी F फोर्स से, और ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द सेम फोर्स F। ये F फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये निकालने का तरीका हमें पता है दोस्तों। ये है Gm1m2, m1 मतलब हम मास अर्थ का लेंगे यहाँ पे, G कैपिटल M इंटू ये होगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे r, तो ये r स्क्वायर हो गया। अब जैसे कि दोस्तों ये अर्थ के मुकाबले में ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, तो इसकी रेडियस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये निग्लिजिबल होगा। तो ये जो r है ये नियरली इक्वल होगा, इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये डिस्टेंस निग्लिजिबल है, तो r को हम नियरली रेडियस ऑफ अर्थ एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होगा यहाँ पे, Gm, ये स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये होगा कैपिटल R, रेडियस ऑफ द अर्थ, r स्क्वायर जितना होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपने g की वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल G की, जो कि इतनी है, और मास ऑफ द अर्थ कितना होता है दोस्तों, मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज़ m r g की आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये Gm डिवाइड बाय r स्क्वायर ये होता है दोस्तों, ये आता है इसकी वैल्यू 9.8, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है Gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, जो कि 9.8, एवरेज वैल्यू इसकी 9.8 है अर्थ के ऊपर। इसीलिए इस फोर्स को हम बोलते हैं दोस्तों m इंटू जी, m इंटू वॉट, g। ठीक है, मतलब ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को m इंटू जी ये फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी को हम दोस्तों वेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट है इस ऑब्जेक्ट का। ओके,
तो ये क्या, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगता है? नहीं दोस्तों, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे एक सुमो रेसलर है और यहाँ पे एक सुमो रेसलर है, सुमो पहलवान जो बोलते हैं, और इसका मास है m1 इज इक्वल टू 300 kg, और इसका भी मास है सपोज दोस्तों ये m2 300 kg। ठीक है, तो ये सुमो पहलवान जो हैं ये एक दूसरे से 0.5 मीटर जितने दूरी पर खड़े हैं, तो इन दोनों के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, मतलब ये सुमो पहलवान इस सुमो पहलवान को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स F से अट्रैक्ट करेगा, ये सुमो पहलवान इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से। ये F फोर्स निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, ये होगा, देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू हमें पता है G इंटू M1 मतलब इसका मास 300, ठीक है, इंटू M2 इसका मास 300 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, ये 0.5, तो ये होगा ये R 0.5 इसका स्क्वायर। अगर आप ये G की वैल्यू M1 और M2 और R की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपको ये जो फोर्स मिलेगा दोस्तों ये बहुत ही कम फोर्स मिलेगा, जैसे कि 24 माइक्रो न्यूटन, मतलब कितना कि 24 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, इतना कम फोर्स जो कि निग्लिजिबल फोर्स है। ठीक है, उसका कोई असर नहीं होगा, ये सुमो जो रेसलर्स हैं इनके ऊपर इस फोर्स का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स बहुत ही छोटा है लेकिन फोर्स लग रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज़ हो वो एक दूसरे को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो हुआ दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट चैप्टर ही ग्रेविटेशन है, उसके अंदर दोस्तों हम ये सब पढ़ने वाले हैं। सो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है दोस्तों अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। दोस्तों ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट करने वाला फोर्स, रिपल्सिव मतलब एक दूसरे को दूर फेंकने वाला फोर्स। ठीक है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है दोस्तों अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव और रिपल्सिव, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और मेजॉरिटी फोर्सेस एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ इज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। मतलब जो डे टू डे लाइफ में जो फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं उनमें से मेजॉरिटी फोर्सेस दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस अर्थ को नीचे पुश कर रहे हो, मतलब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स नीचे दब रहे हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं ना ये। ठीक है, तो आप इसको नीचे प्रेस कर रहे हो तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे, नीचे दब जाएंगे, तो इन दोनों के बीच रिपल्शन होगा तो ये अर्थ भी आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको कि हम दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके वजह से होता है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स को आपने नीचे प्रेस किया तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स को आपने नीचे प्रेस किया तो ये भी आपको ये रिपल्स करेंगे। ये आपने ऐसे प्रेस किया, ये रिपल्स करेंगे। ठीक है, रिपल्स करेंगे तो आपके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा जिसको कि नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक सरफेस पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, तो ये जो बॉडी है इस सरफेस को नीचे की तरफ पुश करेगी, इस सरफेस के ऊपर ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये सरफेस जो है बहुत सारे एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से या एटम से। तो ये मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे तो रिपेल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो सरफेस है ये इस ऑब्जेक्ट पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये किस वजह से लग रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दबने की वजह से, तो ये नॉर्मल रिएक्शन रिपल्सिव फोर्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सीलिंग है, सपोज ये सीलिंग है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है उसको। ठीक है, और इस स्ट्रिंग को यहाँ पे नीचे एक मास अटैच किया हुआ है। अब दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, मतलब ये इस स्ट्रिंग को या फिर सीलिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा होगा, ये टेंशन दोस्तों यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब क्या होगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर इस सीलिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये सीलिंग भी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट टेंशन पैदा होगा। तो ये स्ट्रिंग में जो टेंशन लगता है ये टी, ये टेंशन दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये टेंशन कैसे कैलकुलेट करना है, किस ऑब्जेक्ट पर कौन सा टेंशन लगता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो टेंशन है दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट ने स्ट्रिंग को नीचे खींचा तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। जैसे कि मॉलिक्यूल्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाने के बाद अट्रैक्ट करेंगे,
ये अट्रैक्शन ही टेंशन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये जो टेंशन है, ये टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स आएंगे, वहाँ पे हम ये टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ फंडामेंटल फोर्सेस कौन से हैं दोस्तों? स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इस चैप्टर के लिए दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है और सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको दिखेंगे इसके अंदर। ये न्यूक्लियर फोर्स आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए एटम कैसे बना होता है ये आपको पता होना जरूरी है। एटम कैसा होता है दोस्तों? एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब ये एटम है, अगर ये एटम है, ठीक है, तो इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दोस्तों प्रोटॉन्स जिनका चार्ज होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स है जिनका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस होता कितना है? तो अगर ये एटम दोस्तों एक स्टेडियम जितना है, क्रिकेट के स्टेडियम जितना है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये होता है एक बॉल जितना। क्रिकेट का जो बॉल है उस बॉल जितना होगा ये स्टेडियम है, तो न्यूक्लियस उस बॉल जितना होगा। मतलब कितना छोटा है देखिए। और इस छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारे अगर प्रोटॉन्स होंगे दोस्तों जिनका चार्ज पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये बहुत सारे प्रोटॉन्स दूर जाने की कोशिश करेंगे तो ये न्यूक्लियस फट जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस तो फटता नहीं है। क्यों फटता नहीं है? क्योंकि वहाँ पे दोस्तों एक दूसरा फोर्स भी होता है जो कि न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये न्यूक्लियर फोर्स ही इस न्यूक्लियस को बांध के रखता है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब ये 10⁻⁻14 मीटर इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे ही एक्ट होता है। मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होगा, दो एटम के बीच में भी नहीं होगा। दूसरा एटम सपोज यहाँ पे है, ये दूसरा एटम है और ये दूसरे एटम का यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इतने डिस्टेंस पे भी ये नहीं एक्ट होगा, ये सिर्फ यहाँ पे एक्ट होगा इन पार्टिकल्स के बीच। तो दो प्रोटॉन्स के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसके वजह से ये न्यूक्लियस फटता नहीं। ये न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियस को बांध के रखता है। सब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं हम, इनको बांध के रखता है, ठीक है, यही न्यूक्लियर फोर्स है। लेकिन इसके बारे में हमें अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस देख रहे हैं, जिसमें से हमने अब तक फंडामेंटल फोर्सेस देख चुके हैं। हम फंडामेंटल फोर्सेस 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अगला जो टाइप है दोस्तों उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।